Hello, dear student. Most welcome in the YouTube channel. 11th की क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट करने के बाद हम मैथमेटिकल टूल्स पर पहुंच गए थे। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है कि उस ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो फिजिक्स में मैग्नीट्यूड निकालने के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब इस पिछली क्लास में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बात की थी और कास्ट रूल के हिसाब से या एएसटीसी के हिसाब से हमने ये देखा था कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होगा और उसकी क्या वैल्यू होगी। इन सब की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? आने वाले हमने कहा ना फिजिक्स में, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी काम आएगा जहाँ पे मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। मैथमेटिक्स में तो बट नेचुरल है कि यूज होगा ही। हाँ, तो मैथमेटिक्स में हमने तो कहा कि ज़रूरत रहेगी ही, उसकी ज़रूरत केमिस्ट्री में भी रहेगी और स्पेशली फिजिक्स में रहेगी, क्योंकि मेरा पर्पज़ फिजिक्स पे चर्चा करने का है। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेंट में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसकी क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, वो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था। कुछ हमने फॉर्मूले भी लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। ये बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे जिनका हमें आने वाले टाइम पे यूज करना होगा। आज की क्लास में हम ग्राफ पे चर्चा कर लें। जिस चैप्टर पे अब हम चर्चा करने जाते हैं, ये कई बार हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट 12th पास भी कर लेता है और उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता और उसकी कंडीशन ये बनती कि वो फिजिक्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करता तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। और जिसमें ग्राफ की चर्चा करने वाला हूँ, इसका फिजिक्स के एवरी ब्रांच में इक्वल एप्लीकेशन है। हर ब्रांच पर ये काम आएगा। अभी 11th में तो इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होना है वो काइनेमेटिक्स, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा यूज है। लेकिन फिजिक्स की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो बिना ग्राफ के डिस्कस करी जा सके। इसका मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूँ, वो आज का टॉपिक होता है, जिसका नाम भले ही मैथमेटिकल टूल दिया है, पर इस मैथमेटिकल टूल के बिना कोई भी मशीन को ओपन नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो आज का टॉपिक होगा ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले बात आएगी फंक्शन की। किस पे बात करेंगे? सबसे पहला फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक, आप ऐसे समझ लो कि फंक्शन एक प्रकार की मशीन है। ये आपका फंक्शन है और वो एक प्रकार की मशीन है। तो अगर आपने यहाँ से सपोज करो कुछ क्लॉथ डाल दिया और वहाँ से शर्ट बन के बाहर निकल आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? एक मशीन हो गया जिसने इस क्लॉथ को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो फंक्शन इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज द डिपेंडेंट अदर इज द इंडिपेंडेंट। फंक्शन क्या होता है? आउटपुट और इनपुट के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है। किस किस के बीच में? इनपुट का मतलब होता है डोमेन, इनपुट का मतलब डोमेन और आउटपुट का मतलब मैथमेटिक्स में रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग तो इनपुट आउटपुट कहेंगे। तो हमने क्या कहा कि एक मशीन ले ली, हमने एक यहाँ पे क्या ले ली? मशीन की तरीके से ट्रीट कर लिया कि ये मशीन है और इस मशीन के अंदर कोई फंक्शन है और यहाँ इनपुट डाला और यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है वो इस्टेब्लिश करने वाला जो टर्म होगा उसको फंक्शन कहते हैं। यानी दिस इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल अदर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट कौन सा? इंडिपेंडेंट आपका इनपुट लिया जाएगा, ये इनपुट होता है। ये क्या है? इनपुट। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और ये क्या होगा? आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। आउटपुट मतलब
रेंज मैथमेटिक्स के लोग कहेंगे। इनपुट का मतलब होगा डोमेन, ठीक है। इनपुट का मतलब होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट का मतलब होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनपुट आउटपुट के बीच जो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, इस रूल को बोलते हैं डायमेंशन। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो जब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो देखो हाइट के साथ प्रेशर चेंज होगा, तो हाइट हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रेशर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रेशर किसके साथ वेरी कर रहा, प्रेशर वेरी कर रहा हाइट के साथ। इसका मतलब हो गया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रूल ऑफ रिलेशनशिप आएगा उसी को बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। अब इसमें कई तरीके के ग्राफ आपके बनेंगे जिस पे हमें चर्चा करना है। जैसे अगर हमने कहा कि y इक्वल टू 2x है, तो अब सवाल आएगा कि y और x के बीच ग्राफ क्या आएगा। तो अगर x की वैल्यू यहां पुट करते जाए, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू, तो जो x की वैल्यू 0 करेंगे इसको बोलेंगे इनपुट या डोमेन बोलेंगे, और y की जो वैल्यू आएगी वो रेंजेस कहलाएगी। तो अगर इनकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इस ग्राफ की शक्ल ऐसी आएगी। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ की शक्ल कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। आप कहो कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन, जब भी दो वेरिएबल के पावर का रेशियो 1:1 होगा तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां देखो इसकी पावर कितना है 1, इसकी पावर भी 1, तो जब भी दो वेरिएबल के एक्सपोनेंट का रेशियो 1:2 होगा तो ग्राफ ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका ये स्ट्रेट लाइन आ गया। हम थोड़ा सा चेक करके भी दिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों आ रहा, वो भी चेक करेंगे। ये y इक्वल टू 2x हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, y इक्वल टू 2x के लिए ग्राफ बना दिया। यहाँ पर हमने x एक्सिस लिया, यहाँ पर y एक्सिस लिया। कैसे, जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 की, देखो ये x ले लिया, इसको y ले लिया। x 0 था तो y कितना था 0, x 1 था तो y कितना था 2, x 2 था तो y कितना था 4। यहां पे देखो ये 0 लिया, x क्या लिया 0, तो y 0 है। x यहां 1 लिया, x इक्वल टू यहां पे 1 लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां x इक्वल टू 2 लिया, तो अब यहां पे देखें x इक्वल टू 1 लिया, देखो यहां x इक्वल टू यहां 1 लिया था, यहां 2 लिया, तो 1 लिया तो y इक्वल टू कितना था 2 था, ये 2 है। x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू कितना था 4 था। तो इनका जो आपका कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट, वो स्लोप कहलाता है। x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप कितना आ गया यहाँ पे अगर देखा जाए, तो इस केस में जो स्लोप आया, स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल निकाला जाता है, टेन निकाला जाता है, उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, हिंदी में इसको ढाल बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलेंगे। तो बताओ टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा आएगा वो y बाई एक्स का रेशियो। तो अगर पहले वाले केस में देखोगे तो 2/1 आएगा, और आगे देखोगे तो 4/2 आ गया, और देखोगे तो 6/3 आ रहा ग्राफ से, यानी इसका। अब y इक्वल टू जो हमने लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था 2x, इसको जनरलाइजेशन में लिखोगे तो y इक्वल टू लिखते mx, m स्लोप कहलाता, वेयर m क्या है यहाँ पे स्लोप। स्लोप का मतलब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, स्लोप का मतलब m स्लोप कहलाएगा, जिसका मतलब होता है टेन थीटा, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको। तो जो बताओ यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 2।
tan इनवर्स 2 का मतलब होता है लगभग 63 डिग्री के करीब। एक्यूरेट वैल्यू मुझे भी नहीं पता, अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ, इतना आ जाएगा। इसका मतलब होता है, स्लोप का मतलब सिंपल मीनिंग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा उसको स्लोप बोलेंगे, ठीक है। और स्लोप कैसे, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होगा, हर पॉइंट पे इसका स्लोप कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन की जब भी बात करी जाती है तो इसका स्लोप कैसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप देखो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे भी 2 होगा, अगर यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी 2 आएगा, यहाँ भी करोगे तो भी 2 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब है कि अगर दो वेरिएबल्स के पावर का रेशियो 1:2 है, सॉरी 1:1 है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इज इट क्लियर। चलिए अब दूसरा देख रहे हैं, चलो एक कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि इस पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा ही बात करना होगी। मान लो y इक्वल टू हमने ले लिया x+2 ले लिए। क्या पता चल रहा है, यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो दोनों के एक्सपोनेंट का रेशियो, पावर का रेशियो 1:1 है। इसका मतलब बिना सॉल्व करे आप ये कह सकते हैं कि स्लोप स्ट्रेट, इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। हमने कहा था कि कभी भी दो वेरिएबल के एक्सपोनेंट का रेशियो 1:1 होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाए ये कोई जरूरी नहीं, वो हम यहाँ चेक करेंगे कि ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डोमेन और फिर रेंज, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट बोल रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इनपुट, डोमेन का मतलब हो गया इनपुट और रेंज का मतलब हो गया आउटपुट। तो ये हमने x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, ये x लिया और यहाँ पे y। x की वैल्यू 0 करी तब भी y की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 1 करी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3, x की वैल्यू 2 की तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 की तो 5। क्या पता चल रहा, x इंक्रीज हो रहा, y भी इंक्रीज हो रहा। तो अगर x के साथ y इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। x के साथ y अगर इंक्रीज हो रहा तो इसका मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और x के साथ अगर y डिक्रीज हो रहा तो स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाएगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा y एक्सिस x एक्सिस लिख दूं यहाँ पे, और आपके सामने एक बार ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस लिख के एक बार ग्राफ आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे कैलिब्रेट कर दे रहा हूँ y एक्सिस x एक्सिस को, और फिर ग्राफ को ये y एक्सिस ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे x एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर जब x एक्सिस लिया तो इसको 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 कह दिया, 4 कह दिया, इक्वल सेपरेशन पे 5 कह दिया। x की y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या ले ली, 1 ले लिया, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू जब 0 थी तो y कितना था, x की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो y यहाँ पे 2 था, y यहाँ पे कितना था, x की वैल्यू जब 0 ली तो y यहाँ पे 2 था। x इंक्रीज होता जा रहा, अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 ली तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो ये 1 लिया, ये 3 आ गया, ये यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू कितना लिया, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो ये 4 हो गया।
लिया तो y इक्वल टू 4 हो गया, ये 2 लिया। 3 लिया था तो कितना आ गया था, 3 लिया तो देखो ये x इक्वल टू 3 लिया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इनको मिला दें, जब 0 था तो ये 2 था, ये पॉइंट मिला दें, तो ये पॉइंट मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब देखो इस पॉइंट को हमने मिला दिया, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो इन पॉइंट्स को मिला दिया तो ये क्या हो गया आपका, क्लियर है बेटा। ये क्या आ गया बताओ, ये ग्राफ कहां से गया, ओरिजिन से गया क्या, नहीं, यहां वाई एक्स के साथ लीनियरली वेरी है, नॉट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा दें यहां पर। चलो ये तो सारी चीजें मिट गई हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। अब सीधा बना देते, क्योंकि ग्राफ बना के तो दिखाई दिया था, अब एक बार डायरेक्ट बना दे रहे हैं। यहाँ पे y और x के बीच डायरेक्ट बना दे रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ यहाँ से गया, x एक्सिस लिया था, ये y एक्सिस लिया। x जब 0 था तो y कितना था, 2 था। x यहाँ पे जब 0 था तो y कितना था, 2। x 1 लिया तो 3, तो ऐसे आ रहा। इसका जो स्लोप आएगा कहीं पे भी वो क्या आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लोगे, तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लोगे तो ये थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, टेन थीटा आ जाएगा, हमने कहा था इसका जो कोफिशिएंट है तो टेन थीटा बना जाएगा, टेन थीटा 1, यानी थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये कल ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिखाया था कि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। यहाँ पर ग्राफ ओरिजिन से नहीं जा रहा क्योंकि ये इंटरसेप्ट कहलाता है, तो इसको लिखोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या लिखोगे, एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट कहलाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो कट करेगा जो ग्राफ, उसको बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका दो वेरिएबल्स के पावर का रेशियो, अब ऐसा एग्जाम में ऐसा आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिया है 2t + 3, आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा, तो आप कहोगे लीनियरली वेरी कर रहा। इसका मतलब इसका स्लोप फिक्स हो गया, स्लोप कांस्टेंट हो गया, और एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा, तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। कोई पूछे एसिलेशन क्या होगा, तो एसिलेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एसिलेशन क्या होगा, 0। तो ये सब कुछ हम ग्राफ से बता पाएंगे। ठीक है, ग्राफ से। अब मान लीजिए कि इस तरीके से दिया है, सपोज करो ऐसा दिया है, y इक्वल टू -x + 3 है मान लो। तो अब देखो x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 1 की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू यहां पे क्या कर दी, 2 ले ली, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू यहां पे क्या ले ली, 3, तो y की वैल्यू 0। ये x लिया, यहां y लिया। क्या पता चल रहा, x इंक्रीज हो रहा, y डिक्रीज हो रहा। इसका मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। फिर से ग्राफ बना के इसका देखें अगर, तो ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, ये फिर से देखें। यहाँ y एक्सिस ले लेंगे, y माने डिपेंडेंट वेरिएबल, x मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दी, तो अब बताओ यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5
6, यहां भी क्या है 1 2 3 ऐसा रहा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस लिखा है, ये क्या लिखा वाई एक्सिस। अब बताओ x इक्वल टू 0 किया तो y इक्वल टू 3 था, तो ये 3 आ गया। x इक्वल टू 1 किया तो y इक्वल टू 2, तो 1 के सामने ये 2 आ गया, यहाँ पे ये 1 था ये 2। जब 2 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 2 किया तो ये 1 आ गया, तो ये 2 है ये 1, 2 और 1 यहाँ ठीक सामने आ गया। x इक्वल टू 3 किया तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब इनको मिला दें, इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये आपका 2 पे था, और जब ये यहाँ पे बंद किया था तो ये था आपका ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब इसका जो स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल निकाला जाएगा वो आपका स्लोप कहलाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा, तो ये कन्फर्म है कि ये 90 से तो ज़्यादा होगा। और एम क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये स्लोप क्या होगा निगेटिव होगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कास्ट रूल से पिछली क्लास में देखा था कि tan नेगेटिव होता है। एक और बात पता चल रहा है कि स्लोप के नेगेटिव होने पर x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप क्या होगा नेगेटिव आएगा। स्ट्रेट लाइन का तो सिंपल सा तरीका है कि दोनों के पावर का रेशियो देख लें। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया ये स्लोप कहलाएगा, ये क्या आ जाएगा स्लोप। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर फिर से देखें तो अभी हमने इक्वेशन बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है थीटा 135 डिग्री आएगा। कैसे, ये प्रीवियस क्लास की आप थोड़ी सी बात, इसका मतलब फिजिक्स में हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं 11th के बच्चों को खास तौर से कह रहा हूं कि ध्यान रखना, अगर पिछला टॉपिक अच्छे से नहीं समझा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो दिक्कत आएगी। देखो अब मैं निकाल रहा हूं, जैसे tan 135 मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, कुछ दिन बाद आप भी डायरेक्ट लिखने लगोगे। 135 को क्या लिख सकते बताओ, इसको लिख सकते tan 90 प्लस 45, और आपको पता है हमने कहा था 90 प्लस माइनस करें या 270 प्लस माइनस करें तो वो tan cot में बदल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा, तो cot 45, और 45 की वैल्यू 1 होती तो ये -1 आ गई। एक और ऐसा तरीका बताया था, हमने कहा था जो हमें पसंद है वो 180 प्लस माइनस करें ताकि tan 10 में रहे, तो इसको क्या कह सकते हैं, 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा माइनस के tan 45, tan 45 करोगे तो कितना आ जाएगा -1। ये ड्रॉपर के लिए बात नहीं हो रही, ये पास आउट बच्चों के लिए बिल्कुल बात नहीं हो रही बेटा, ये बात हो रही 11th के बच्चों के लिए। छोटी छोटी बातें अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि उन्हें स्लोप का आइडिया लग जाए। हाँ, स्लोप कांस्टेंट केवल और केवल स्ट्रेट लाइन के लिए होगा, स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया जाए तो स्लोप वेराइंग होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे स्लोप बदलेगा। तो ये तो पता चल गया कि x के साथ y अगर इंक्रीज हो रहा तो इसका मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव होगा, और x के साथ y डिक्रीज हो रहा इसका मतलब हो रहा है स्लोप, और x के साथ y में कोई चेंज नहीं आ रहा तो स्लोप क्या होगा। अगर मैं थोड़ा फिर से पीछे जाऊं, यहां पे बात कर रहा था ये बात आ रही थी, अगर यहां बात कर रहा था कि ये स्लोप क्या आएगा आपका, तो अगर मान लो मैं कह देता हूं y इक्वल टू 3 है, तो x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब x में चाहे जो भी चेंज करो y 3 ही रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा, तो एक कंक्लूजन के टर्म में मैं लिखे दे रहा हूं, इससे अच्छा तो यहाँ पे कंक्लूजन के टर्म में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है।
कंक्लूजन क्या निकला स्ट्रेट लाइन के लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यानी y इक्वल टू इक्वेशन होगा mx अकेला हो सकता है, y इक्वल टू क्या हो सकता है mx प्लस सी हो सकता है, y इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस mx प्लस सी हो सकता है, y इक्वल टू क्या हो सकता है प्लस के mx माइनस सी हो सकता है, y इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस के mx माइनस सी। सभी में ध्यान से देखो, सभी का पावर का रेशियो 1:1 है, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव। आपका कंक्लूजन ये है कि अगर x इंक्रीज हो रहा और y भी इंक्रीज हो रहा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, x इंक्रीज हो रहा y डिक्रीज हो रहा तो स्लोप नेगेटिव होगा, x इंक्रीज हो रहा y अनचेंज है स्लोप 0 होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि x अनचेंज रहे और y इंक्रीज या डिक्रीज हो, तब तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। x चेंज नहीं हो रहा, y लगातार इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज और डिक्रीज, तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का एक कंक्लूजन हमारा निकल के आया, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं, अब मान लो कोई ऐसा इक्वेशन लिखा है, फंक्शन ऐसा लिखा है y इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, इस तरीके से फंक्शन लिखा। तो अब y और x की वैल्यू को चेक करें अब क्या होगा, x और y को यहां चेक कर रहे हैं, x इंक्रीज होगा तो y पे क्या फर्क पड़ेगा वो चेक कर रहे हैं और फिर ग्राफ बना के देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे यहां x लिया और यहां y लिया, x की वैल्यू यहां पे 1 कर दी, 0 कर दी पहले, तो y भी 0 हो गया, x 1 किया तो y भी 1 हो गया, x 2 किया तो y 4 हो गया, x 3 किया तो y 9 हो गया। अच्छा, बिना सॉल्व करे ये बताएं, आपको ये तो नहीं पता चलेगा अभी कि ग्राफ क्या है 11th के बच्चों को कि ग्राफ की शक्ल क्या आएगी, लेकिन स्लोप के बारे में आइडिया बता सकते हैं। x इंक्रीज हो रहा, y इंक्रीज हो रहा, यस करेक्ट, स्लोप पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा तो y इंक्रीज होगा, स्लोप पॉजिटिव। चूंकि दोनों के पावर का रेशियो 1:2, इसका 1 है इसका 2, तो जब भी पावर का रेशियो 1:2 और 2:1 ऐसा कभी आएगा तो ग्राफ हमेशा, ग्राफ क्या आएगा पैराबोला आएगा। जब भी आप कहो कैसे पता चले, अभी देखो बना के दिखा रहे, y और x फिर ले रहा हूं मैं यहां पे और आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। अब यहां पे देखो x और y ले लिया, x को क्या कर दिया 0, फिर x को 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, और ये कितना आ गया आपका, ये 1 आ गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो x 0 किया तो y भी कितना था 0, x 1 किया था तो y 1 था, तो यहां पे आ गया, x 1 था y भी 1 था, x 2 किया तो y कितना आ गया, तो ये 1 2 3 4, x 2 किया तो y 4 आ गया, 3 किया तो ये 9 आ गया। तो बताओ इसको अगर मिलाएं
तो क्या बनेगा आपका, इस पॉइंट को, तो ये ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी। ध्यान से देख रहे हैं, ये ग्राफ आ रहा है ऐसे, इन पॉइंट्स को मिलाते जाना। अब देखो यहाँ पे x 0 था, y 0 था, x 1 था तो y कितना था, x 1 था तो y भी 1 था। देखो यहाँ x 1 ले लिया, यहाँ पे y 1 था, x 2 ले लिया, देखो यहाँ पे ये 2 लिया तो y कितना था 4, तो ये 1 2 3 4, ये 4 आ गया। x 3 किया था, ये आपका 1 था, ये 2 लिया था, और ये 3 किया तो ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ये x 1 था, ये 2 था, और ये कहीं 3 था, तो y 9 आया। इसको बताओ क्या बोलोगे, ये आपका पैराबोला कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, पैराबोला। और कर्व किस तरफ बेंड हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये कर्व बेंड हो रहा है, किस तरफ बेंड हो रहा कर्व, तो कुल मिला के फिर से एक बार बनाना होगा, ये बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे बना हुआ, तो एक बार फिर से बना रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन की मूल भावना आप तक पहुंच गई होगी। अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हो पाया हूं, क्योंकि इसके पहले जहाँ पे टीच कर रहा था वहाँ का पैटर्न थोड़ा सा अलग था लिखने का, और ये बदल गया है कुछ, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ग्राफ ये आ गया, ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था ग्राफ, ऐसा। यहाँ पे x 1 लिया था, y भी 1 था, x 2 लिया था, 4 था, x 3 लिया था, 3 2 1, करस्पॉन्डिंगली y चेंज होता जा रहा था। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x के साथ y क्या होगा, चेंज हो रहा। इसको क्या बोल रहे हैं, ये पैराबोला हो रहा आपका। पैराबोला इसलिए कह रहे हैं, और एक और बात कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात जो अभी कह नहीं पाया था, कर्व उस तरफ बेंड होगा जिसकी पावर लोअर होगी, तो y की पावर कम है तो ये कर्व y की तरफ बेंड होगा। हमेशा कर्व लोअर पावर की तरफ बेंड होगा अगर कोई माइनस साइन नहीं है। और देखो यहाँ पे x 3 किया, ये कितना आ गया था, 1 आ गया था, ये 4 आ गया था, ये 1 आया था, ये 4 आया था, 3 किया था तो ये 9 आया था। तो y x के साथ वेरी करा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ स्लोप कैसा होगा, वेरिएबल होगा। देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ यहाँ पर जब आप एंगल निकालोगे, यहाँ पे जब एंगल निकालेंगे ध्यान से देखो, तो यहाँ एंगल स्लोप अलग आएगा, यहाँ स्लोप अलग आएगा। देखो यहाँ स्लोप कितना आएगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप जी आ जाएगा, ये एंगल ज़्यादा आ रहा, यहाँ एंगल कम आ रहा, यहाँ एंगल और ज़्यादा आ रहा। आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास 3 पॉइंट ये दे दिए जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपसे कहा जाए आप कहाँ आसानी से खड़े हो सकते, तो बताओ कहाँ पे आसानी से खड़े हो सकते, गे यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ स्लोप और भी ज़्यादा है। तो अब स्लोप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ स्लोप कांस्टेंट नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू जो अभी आप लिखते थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, टेन थीटा इक्वल टू लिखते थे y बाई एक्स, वो कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। स्लोप कैसा हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है।
और जहाँ स्लोप, अब ये देखो यहाँ स्लोप कम है, ये एंगल आपको कम लग रहा होगा, ये एंगल देखो थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल के साथ एंगल हो गया, ये एंगल और ज़्यादा, या ऐसा कर लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, क्या कर लें, टेंजेंट ड्रॉ कर लें, और टेंजेंट से एंगल के बारे में जानकारी ले लें। तो यहाँ पर स्लोप वेरिएबल होगा। यहाँ पे स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप का मतलब होता है वाई में चेंज और एक्स में चेंज। तो यहाँ एफ एम इक्वल टू हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स। अभी आने वाले टाइम पे बताएंगे कि डिफरेंशियल कैसा होता है, और इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2x आएगा, और x की वैल्यू 1 करोगे तो स्लोप 2 आएगा, x की 2 करोगे तो स्लोप, हर पॉइंट पर स्लोप यहाँ चेंज होगा। तो स्ट्रेट लाइन के अलावा कहीं भी देखोगे तो स्लोप क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, कर्व किस तरफ बेंड होगा, कर्व हमेशा लोअर पावर के तरफ बेंड होगा, प्रोवाइडेड कोई माइनस साइन ना लगा हो तो। ठीक है, y इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिखा था। अब मान लो ऐसा लिखा है, जैसे कभी कभी ऐसा एग्जाम में आ जाता है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, वेलोसिटी रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे फोर्स वेराइंग होगा या कांस्टेंट होगा, या ये मोशन एसिलेटेड होगा या रिटार्डेड होगा, तो आपको क्या पता करना है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी की और इसका टाइम का पावर है 1/2, यानी अगर पावर का रेशियो निकाला तो 2:1 आ गया। तो ये तो कन्फर्म है, पैराबोला आ गया। ये कैसा आ गया, पैराबोला। अब पैराबोला में भी आपको ये पता करना है कि कर्व किस तरफ बेंड होगा। तो कर्व आपको ये भी पता चल गया बिना सॉल्व करे कि कर्व किस तरफ बेंड होने वाला है, लोअर पावर की तरफ बेंड होने वाला है। कर्व लोअर पावर की तरफ बेंड होने का मतलब है जिसकी पावर लोअर है, कर्व उस तरफ बेंड होगा। तो बताओ लोअर पावर किसकी है, टी की पावर लोअर है, क्योंकि टी की पावर है 1/2 और इसकी तो इसका जो कर्व आएगा उस कर्व की शक्ल कैसी आएगी, उस कर्व की शक्ल ऐसी आएगी, यानी यहां पे स्लोप ज्यादा होगा, यहां स्लोप कम होगा, यहां स्लोप और कम होगा। तो स्लोप टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा, और बीटी ग्राफ का स्लोप टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा, मतलब एसिलेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा, बताओ क्या हो रहा, एसिलेशन या रिटार्डेशन। तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्लोप डिक्रीज हो रहा मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका स्लोप बताता है, वीटी ग्राफ का स्लोप बताएगा एसिलेशन, और स्लोप डिक्रीज हो रहा। तो ये बताओ एसिलेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है, बता सकते हैं आप। अच्छा देखो, जो अभी आने वाले टाइम पे पढ़ाएंगे तो एसिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे dv/dt। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को k कहते हैं तो k आ गया, और इसका डिफरेंशियल करोगे तो 1/√t आएगा, 1/2√t आ जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा तो एसिलेशन डिक्रीज हो रहा है, एसिलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन इतना सारा डिफरेंशियल वगैरह सब करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अभी 1 साल पहले ही एग्जाम में आया है, ऐसा आया था, t इक्वल टू आया था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। उसमें केवल इतना सा पूछा था कि ये मोशन एसिलेटेड है या रिटार्डेड है। तो कई बच्चों ने इसको कैलकुलेट किया, मैंने कहा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू हायर पावर के साथ रिलेशन देखा जाएगा, तो x प्रोपोर्शनल टू t है। x प्रोपोर्शनल टू t आने का मतलब x और t का जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे x लोगे, यहाँ टाइम लोगे, तो xt का ग्राफ ऐसा आएगा। xt का ग्राफ ऐसा आने का मतलब स्लोप टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा, और xt का ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा। वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा मतलब रिटार्डेड मोशन है, बिना सॉल्व करे। अब आप डिफरेंशियल करोगे तो भी रिटार्डेड मोशन आएगा। तो बहुत अच्छा एनालिटिकल अगर स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट पैटर्न ग्राफ के द्वारा होगा। मुझे लगता है ये बात आप तक पहुंच रही होगी। मैंने ग्राफ के बहुत बेसिक कैरेक्टर पे अभी चर्चा कर रहा हूं, एप्लीकेशन पे बात करूंगा तब अलग बात आएगी। y प्रोपोर्शनल टू अगर x है तो सीधी सी बात है, जरूरी नहीं कि x हो, 1/x² भी हो सकता है। तो इनमें पावर का रेशियो 1:-1 आएगा। तो जहां दो वेरिएबल के पावर का रेशियो 1:- में आएगा, वहां पे हाइपरबोला होगा, और हाइपरबोला में यहां पे स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा। देखो आपका
अगर x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। x की वैल्यू 1 करें तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 करें तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। x की वैल्यू 3 करें तो y की वैल्यू 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप नेगेटिव है, चाहे वो कोई सा कर्व बने। अब हाइपरबोला ये कब होगा? जब कभी भी एक्सपोनेंट का रेशियो नेगेटिव आए, एक्सपोनेंट का पावर का एक्सपोनेंट का जो रेशियो आएगा अगर वो नेगेटिव आ रहा तो 100% ग्राफ हाइपरबोला होगा। अब उसमें रेक्टेंगुलर होगा नहीं होगा वो एक अलग पहलू हो गया, पर ये हाइपरबोला होगा, ये कह सकते हैं। x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो y इन्फिनिटी है, तो ये कहीं कट नहीं करेगा, और जैसे जैसे x इंक्रीज करते जाओगे वो y डिक्रीज होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके ये फिर कट जाएगा। x इन्फिनिटी करोगे तो y 0 हो जाएगा। तो ये कर्व ऐसा आएगा, यहाँ पे y ले लिया और यहाँ पे x ले लिया। तो y के साथ अब देखो हर पॉइंट पर यहाँ पे स्लोप क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालें, तो स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे? स्लोप निकालने का मतलब वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो देखो बताओ यहाँ पे ये एंगल आ गया, नेचुरल है 90। इस पॉइंट पे निकालोगे स्लोप तो ऐसे निकालेंगे, तो वर्टिकल के साथ ये यहाँ पे स्लोप अलग होगा, यहाँ स्लोप अलग होगा, तो वर्टिकल के साथ देखो हर पॉइंट पे स्लोप बदलता जाएगा। स्लोप बदलने का मतलब है कि यहाँ पे भी स्लोप कैसा होगा? वेरिएबल होगा। ये अलग स्लोप है, ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा। अब आपको यहाँ पे गिरने की संभावना ज्यादा है, यहाँ गिरने की संभावना कम है, इसका मतलब यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कैसा हो जा रहा? कम होता जा रहा, तो स्लोप यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब यही ग्राफ अगर एसटी ग्राफ होता तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ स्लोप कैसा हो रहा? डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया। तो ग्राफ को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या बनने वाला है। सर्कल होगा तो कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा तो वो सर्कल होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहली बात तो कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। अब ये कोई याद मत कर लेना कि किसी को अगर हम ऐसा कह दें कि अगर हमेशा कर्व लोअर पावर की तरफ बेंड होगा, अब मान लो y इक्वल टू मैं लिख दूं -ax² प्लस b है, तो अब कर्व किस तरफ बेंड होगा? तो कर्व अब यहाँ पे, तो अभी आने वाले टाइम पे इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे। हालांकि मैथमेटिक्स के टीचर बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें तो केवल एप्लीकेशन पार्ट से मतलब है, पर फिर भी मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका कर्व देखो, तो नेचुरल है कि कर्व किस तरफ बेंड होना चाहिए था? y की तरफ। लेकिन यहाँ माइनस साइन है, हमने कहा तो माइनस साइन है तो फिर हायर पावर की तरफ बेंड हो। इसका जो ग्राफ की शक्ल आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। इस ग्राफ की जो शक्ल आएगी, पैराबोला तो आएगा पर वो ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी आएगी। पैराबोला कैसे पता चल गया था? और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसके बाद x इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज होता जाएगा। तो x की वैल्यू 0 करोगे तो भी y 0 होगा, और x की एक वैल्यू पर फिर y 0 होगा। कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? अगर x इक्वल टू हम लिखें, कितना लिख दें? x इक्वल टू v/a, तो v/a पे फिर 0 हो जाएगा। ये बताओ, ये v/a यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, और b/ यहाँ 2a करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कैसे? देखो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ स्लोप फिर नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव आएगा। कैसे? आने वाले टाइम पे आपको बताया जाएगा कि पहले मैक्सिमा मिनिमा निकालो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। 11th के बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, सब कुछ बताना है मुझे।
तो यहाँ लिखोगे, कुछ अगर पास आउट के बच्चे भी देखते हो तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रख के कर रहा हूँ। ax प्लस बी इक्वल टू 0, सो बताओ x इक्वल टू आ गया b/2a। इसका एक और डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस में आएगा। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा तो वो मैक्सिमा कहलाता है। सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे -2a आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। 0 कहाँ पे हो जाएगी? अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, देखो b/a रख दें, b/a रख देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। चेक करना हो तो चेक कर लो, y की जगह b/a रखोगे, सॉरी x की जगह, तो v/a करोगे तो -k, और v/a करोगे तो v²/a² आ जाएगा। प्लस के bx करोगे तो b, और ये करोगे v/a, सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज कहाँ पे होना है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए। क्यों? कोई सा भी कर्व हो, उस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो वेलोसिटी बताएगा। तो एक स्लोप का बेसिक आइडिया लग गया कि स्लोप आपका क्या आइडिया लगा स्लोप का, कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, एक वेरिएबल के साथ सेकंड वेरिएबल डिक्रीज हो रहा तो स्लोप नेगेटिव होगा, एक वेरिएबल की चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा। ये आपको आइडिया लग गया। हाँ, ये बात भी फिक्स नहीं है कि कर्व हमेशा लोअर पावर की तरफ ही बेंड होगा, वो देखेंगे कि आगे माइनस साइन लगा या प्लस साइन लगा। पर जनरली अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप ये देखेंगे कि कर्व हमेशा किसके तरफ बेंड होगा, लोअर पावर की तरफ बेंड होगा। ठीक है, इसका सब फिजिक्स के एवरी टॉपिक में इसका एप्लीकेशन होना। मैंने आगे और एलिप्स बताऊंगा, हाइपरबोला के बाद सर्कल बताऊंगा, फिर इंटरसेप्ट के इक्वेशंस बताऊंगा, ये आने वाली क्लास में बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत ईमानदारी से आप मैथमेटिकल टूल का टॉपिक ईमानदारी से पढ़ना, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हों या 12th के हों, इवन ड्रॉपर के स्टूडेंट, इसको जरूर ईमानदारी से देख लेना। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास है, और उस आधे घंटे की क्लास में फिजिक्स के ना जाने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो गलत हो रहे होंगे वो सही हो जाएंगे। एक और आपसे बात है कि बेटा अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो इस क्लास को फिर थोड़ा लाइक करें, ठीक है बेटा, और इस पे अपने कमेंट्स भी लिखें, कमेंट्स के द्वारा भी बताएं। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं लाइव क्लास में आ सकूं। मेरी बहुत इच्छा आप लोगों के साथ लाइव क्लास में जुड़ने की है, और वो एक मिनिमम टारगेट पूरा हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं 2010 से ऑनलाइन में, पहले IITguide.com पे था, आप देखोगे तो मेरे सारे वीडियो डले होंगे, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं उन सब के साथ होंगे। ठीक है, मैं तो अपने को टॉप एजुकेटर मानता भी नहीं हूँ, पर उन सभी के साथ मेरे होंगे IITguide.com में। इसके बाद मैं जहाँ पढ़ा रहा था वो आपको सबको पता ही है। ठीक है, हाँ, मेरे ज़िंदगी का एक ही उसूल रहा कि सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। स्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल आती हैं, ज़िंदगी है, पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो ईगो अलग चीज़ है और ऑनर सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के क्राइटेरिया में किसी को नहीं आने देना चाहता हूँ। हाँ, और स्टूडेंट के लिए 100% से भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसके लिए 100% से ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ। किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन आप लोग पुटअप करोगे, मैं आपके सारे आंसर दूंगा, और भी कह रहा हूँ कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका, और विथ पेड पूरे प्रॉपर चैनल के साथ। कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी ये चीज़ छूट गई। एक बार स्थिति ये बनेगी कि अगर 11th का, मैंने 11th के बच्चे को जब लास्ट ईयर टीच किया था, एक बैच लिया था, तो 11th के जितने क्वेश्चन IIT मेंस में आए थे और नीट में आए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि 11th का बच्चा नहीं कर पाया था, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, और आज से, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे से मुझे 8 तारीख से आपका फास्ट रिवीजन या क्विक रिवीजन आपका करना है IIT मेंस और नीट्स के लिए, तो वो भी आज से स्टार्ट कर दूंगा, और बिल्कुल बिगनिंग से करूंगा काइनेमेटिक्स से।
बिगनिंग से इसलिए कर रहा हूँ कि 11th में ये टॉपिक चलेगा और वहाँ पे मैं उसका क्विक रिवीजन करूँगा, तो 11th वाले बच्चे देखेंगे कैसे क्विक रिवीजन किया जाता है कैसे। और ड्रॉपर या 12th वाले बच्चे को अगर कोई डेरिवेशंस की ज़रूरत होगी तो वो आगे पीछे मुड़ के बिलियंस क्लासेस में देख लेंगे। तो बस आपसे केवल एक ही बात कहूँगा बेटा कि अगर आपको क्लास ठीक लगती है, मैं फिर से कंडीशन डाल रहा हूँ, हर चीज़ दुनिया में कंडीशनल चलती है, क्लास ठीक लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, शेयर करें, सो दैट कि हम आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।